अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे थे डेफिनेशन लिस्ट। अगर हमने कोई टर्म्स को डिफाइन करना हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनती है डीएल के टैग के साथ। तो डीटी जो है वो टर्म्स को लिखने के लिए, जिन टर्म्स को हमने डिस्क्राइब करना है, और डीडी जो है उनकी डेफिनेशन के लिए। तो जिस तरह ये एचटीएमएल जो है, ये क्या है, ये टर्म है, और डीडी इसकी डेफिनेशन है, और डीएल ये डेफिनेशन लिस्ट है, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, जिसमें हम टर्म्स और उनकी डेफिनेशन को लिखेंगे। तो इसकी आउटपुट देखते हैं। अभी जितने भी हमने ये लिस्ट, ये फर्स्ट है, ये जो टैग है ऑर्डर लिस्ट का। ऑर्डर लिस्ट में हमने टाइप रखा है 1 को। तो इसका मतलब है जो लिस्ट जनरेट होगी उसके साथ डेसिमल नंबर्स आएंगे 1 2 3। तो एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, ये सारे, ये तीनों जो लिस्ट आइटम है विद नंबर साइन 1 2 3, ये ऐसे डिस्प्ले होगी। दूसरी लिस्ट जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यूएल। तो टाइप इसकी डिस्क है। टाइप डिस्क का मतलब है कि ये इसके साथ जो सिंबल अपीयर होगी वो डिस्क सिंबल होगी। और इसमें जो लिस्ट आइटम है एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट्स हैं, और हर एक के साथ ये डिस्क का सिंबल। और यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन लिस्ट है कि आपके पास कुछ टर्म्स हैं, उनको आप डिफाइन करना चाहें। लाइक HTML है, HTML जो है वो टर्म्स यहाँ पे आएगी, और इसके बाद जो डेफिनेशन आएगी इस टर्म की वो इंडेंटेड होगी, यहाँ से एक टैब के डिस्टेंस पे होगी, एक टैब स्पेस पे होगी। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह आप अपने वेब पेज के अंदर ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, या किसी भी टर्म की डेफिनेशन को एज ए लिस्ट एंटर करना चाह रहे हैं तो इस तरह आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा HTML में स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए भी सिंबल्स हैं। लाइक हमारे पास जो सिंबल है कॉपीराइट साइन, और इसको हमने शो कराना है HTML वेब पेज के अंदर। तो हमारे पास कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि हम इसको इंसर्ट करें। लाइक हम इसी सिंबल को इंसर्ट करें अपनी कोडिंग के अंदर नोटपैड प्लस प्लस में, तो ये एज इट इज शो नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें इसका अल्टरनेटिव HTML कोड जो है वो लिखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने वेब पेज में कहीं पे कॉपीराइट के सिंबल को शो करना है तो उसके लिए एंड कॉपी और ये सेमीकोलन। और इसी तरह रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क साइन करना है तो एंड REG सेमीकोलन। और ये ट्रेडमार्क साइन है TM, उसके लिए एंड और ट्रेड ये लिखेंगे, और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये ट्रेडमार्क का साइन अपीयर होगा। इसी तरह लेस देन के साइन के लिए एंड LT सेमीकोलन, और इसी तरह ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन एंड GT, ये आप लिखेंगे तो तब ये अपीयर होगा। फिर इसी तरह जो एम्परसेंड के लिए एंड ANC, और नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए अगर आप स्पेस डालते हैं, वैसे अगर आप कोड में स्पेसेस डालते हैं बाय हिटिंग स्पेस बार, तो HTML जो है सिर्फ एक स्पेस को कंसिडर करेगा और बाकी जितनी भी स्पेसेस को इग्नोर करता है। लेकिन अगर आप इंटेंशनली चाहते हैं कि 3 4 या 5 स्पेसेस आपके किसी टेक्स्ट में होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको NBST नॉन ब्रेकिंग स्पेस ये लिखना होगा। जितनी दफ़ा लिखेंगे उतनी ही स्पेसेस इसमें एंटर हो जाए। फिर उसके बाद ये M डैश है, तो उसके लिए एंड M डैश ये आप लिखेंगे तो ये साइन अपीयर होगा। कोड के लिए एंड QUOT कोड लिखेंगे तो ये कोटेशन मार्क्स शो कराने होंगे। स्टार्टिंग के लिए भी और एंडिंग के लिए। फिर इसी तरह यूरो के लिए एंड नंबर साइन 8364, पाउंड के लिए, ब्रिटिश पाउंड के लिए एंड पाउंड, और येन के लिए एंड येन। इस तरह डिफरेंट जो सिंबल्स हैं उनका HTML इक्विवेलेंट कोड है, वो आपको डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे मिल सकता है। तो अगर आपने कोई वो स्पेसिफिक सिंबल शो कराना हो तो अकॉर्डिंगली आप HTML एंट्री
اس کو HTML میں لکھتا ہوں. انہیں اسپیشل سمبل کو اسپیشل کریکٹرس کو اگر ہم HTML میں لکھتے ہیں تو اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اسپیشل کریکٹر کی جو ایگزامپل ہے جس طرح یہ پی اینڈ جی ٹی گریٹر دین سائن کے لیے، پھر NBSP اسپیس کے لیے، تو یہ ویلکم ہم نے یہاں پہ لکھا ہے، یہ بریکٹس ہیں، اس کے بعد یہ گریٹر دین سائن ہے، اور یہ پھر ویلکم ہے، اور پھر یہ اسمالر سائنس ہے، لیس دین سائنس، اور اس کے بعد یہ بریکٹ ہے. اس طرح ہم یہ شو کرا سکتے ہیں. پھر آئی ہے فالوئنگ کارڈ، اس کے لیے یہ جو سمبل ہے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمارے پاس جو کوڈ ہے وہ لکھا ہے. پھر یہ کاپی رائٹس کے لیے، اینڈ سائن کے لیے، ٹریڈ مارک کے لیے، تو ان کو یوز کر کے ہم جو ریکوائرڈ سمبل ہے وہ HTML کے اندر ڈسپلے کر سکتے ہیں. اچھا، ڈیو اور اسپین اور کچھ بلاک اور ان لائن ایلیمنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ بلاک اور ان لائن ایلیمنٹس سے کیا ڈفرنس ہوتا ہے. بلاک ایلیمنٹس ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایلیمنٹس یا ٹیگس ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اپنے اسٹارٹ سے پہلے اور بعد میں ایک لائن انسرٹ کرتے ہیں. جس طرح ڈیو جو ہے وہ ایک بلاک ایلیمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے بلاک ایلیمنٹس ہیں وہ ٹیبل، HR، ہیڈنگ، لسٹ، پی، اور اس کے علاوہ بھی نمبر آف بلاک ایلیمنٹس ہیں. جب وہ آپ ٹیگ لکھیں گے تو اس ٹیگ سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ایک لائن آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گی. اسی طرح ہے کہ جس طرح مائکروسافٹ ورڈ میں آپ کو نیا پیراگراف اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس پیراگراف سے پہلے اور بعد میں آٹومیٹکلی ایک لائن انسرٹ ہو جاتی ہے. تو بلاک ایلیمنٹس ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اپنے جو اس کا ڈسپلے ہوتا ہے اس سے پہلے اور بعد میں ایک لائن انسرٹ کرتے ہیں. ڈیو جو ہے اس کی سیمپل ہے بلاک ایلیمنٹ کی. اس کے علاوہ ٹیبل، HR، لسٹ، پیراگراف، یہ ایلیمنٹس یہ سارے بلاک ایلیمنٹس ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ بلاک ایلیمنٹس. نمبر 2 پہ ہے ان لائن ایلیمنٹس. تو ان لائن ایلیمنٹس ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کوئی لائن انسرٹ نہیں کرتے. آپ جہاں پہ لکھتے ہیں یہ وہاں پہ اپنی آؤٹ پٹ شو کر دیتی ہے. جو اسپین ہے وہ ایک ان لائن ایلیمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایلیمنٹس ہیں، لائک اے جو ہے یہ بھی ایک ان لائن ایلیمنٹ ہے. تو اس کو آپ جہاں سے بھی اسٹارٹ کریں گے ایک لائن کے اندر بھی لکھیں گے تو یہ وہاں پہ بھی اپنی جو آؤٹ پٹ ہے وہ شو کر دیں گے. تو ڈیو کیا کرتا ہے کہ ایک لاجیکل ڈویژن کریٹ کرتا ہے ود ان پیج، اور یہ ایک بلاک سٹائل ایلیمنٹ ہے. اس کو عموماً CSS کے ساتھ، کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے. اس کو CSS کو ہم ڈسکس کریں گے اس HTML لیکچرز کے بعد. جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ CSS ہوگا. تو جو ڈیو اور اسپین کے جو ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں اس میں ڈیو جو ہے بلاک لیول ایلیمنٹ ہے. یہ لاجیکل ڈویژننگ کریٹ کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹیکسٹ باکس آپ کریٹ کریں یا اس کا بیک گراؤنڈ رکھیں یا نہ رکھیں. اور یہ اس کی ایگزامپل ہے ڈیو. اب یہاں پہ جو اسٹائل کا ورڈ ہے، اسٹائل جو ہے یہ ان لائن کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ ہے. ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ فونٹ جو ہے یہ ڈیپریکیٹڈ ہے. فونٹ جو ہمارے پاس ٹیگ ہے وہ ڈیپریکیٹڈ ہے. اب یہ فونٹ جو ٹیگ ہے، فونٹ سائز یا فونٹ، یہ اسٹائل شیٹ کا حصہ ہے. تو اسٹائل، یہ اگر ہم اسٹائل کو کسی ایلیمنٹ کے اندر یوز کرتے ہیں تو اس کو ان لائن اسٹائل شیٹ کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ ان لائن کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ یوز کر رہے ہیں. یہاں پہ اس کے لیے ہم اسٹائل ایٹریبیوٹ یوز کریں گے. فونٹ سائز جو ہے پراپرٹی ہے.
और 24 पिक्सल्स इसकी वैल्यू है। फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे रखा 24 पिक्सल्स और इसका कलर रेड रख दिया। और यहाँ पे ये ओपनिंग एलिमेंट जो है वो ख़त्म हुआ और इसमें टेक्स्ट आपने लिखा div एग्जाम्पल और यहाँ पे div को क्लोज कर दिया। तो उसकी आउटपुट ये रेड कलर का जो टेक्स्ट है और इसका जो फॉन्ट साइज है वो 24 पिक्सल्स है, ये नज़र आएगा। फिर उसके बाद आप P लिखेंगे। अब जो P है ये कौन सा एलिमेंट है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो जब भी आप P लिखेंगे तो इससे पहले और बाद में एक लाइन इंसर्ट होगी। तो अब हमने यहाँ पे BR नहीं लिखा कि हम नई लाइन पे जाना चाह रहे हैं, हमने जस्ट यहाँ पे P लिखा। तो ये P जब टैग हम यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली div के बाद और div P से पहले एक लाइन जो है उसमें इंसर्ट कर देगा, जो कि आपको आउटपुट में नज़र आ रही है। अब यहाँ पे ये लाइन है, दिस वन इज स्पैन। अब यहाँ पे दिस वन इज के बाद आपने स्पैन यूज़ किया है। स्पैन हमने अभी डिस्कस किया था कि स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब है कि ये ऐसे एलिमेंट है जो नई लाइन इंट्रोड्यूस नहीं कराते बल्कि उसी टेक्स्ट के साथ अपेंड हो जाते। तो यहाँ पे हमने स्पैन स्टाइल कलर रेड, तो इसका जो कलर है रेड कर दिया, फॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर दिया और यहाँ पे ये ओपनिंग टैग जो स्पैन टैग क्लोज हुआ ओनली अ टेस्ट, और ये ओनली अ टेस्ट के ऊपर हमने स्पैन टैग लगाया और यहाँ पे स्पैन टैग क्लोज हो गया। तो यहाँ पे कोई नई लाइन ना इससे पहले और ना बाद में इंट्रोड्यूस हुई और ये जो स्पैन है इज अ पार्ट ऑफ पी, तो जो पी जो है बाद में क्लोज हुआ है। तो इस तरह हम डिवीजन देख सकते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स में और इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर। div जो है एक टैग है जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको डिस्कस करने का जो मकसद है वो ये है कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जब भी आप इनको कहीं पे यूज़ करते हैं तो ये अपने से पहले और बाद में एक लाइन इंसर्ट करते हैं। तो div जो है वो किसी भी पेज की लॉजिकल डिवीजन कर सकता है। कि हम फिजिकल के ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को डिवीजन नहीं करते, तो ये लॉजिकल आपके पेज को डिवाइड कर सकता है। इसको अमूमन स्टाइल शीट में यूज़ किया जाता है स्टाइलिंग के लिए। आपने अपना नेविगेशन बार बनाना तो उसके लिए div यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे ये यूज़ हम कर रहे हैं कि div जो है वो क्या है कि एक ब्लॉक एलिमेंट है। लाइन का मतलब है कि ये लाइन आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन ये वन लाइन स्पेसिंग है। ये पैराग्राफ और div के बाद से पैराग्राफ से पहले वन लाइन स्पेसिंग है। तो पैराग्राफ कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो है उसकी वो स्पेसिंग जो है वन लाइन स्पेसिंग वो इंट्रोड्यूस करा देगा div के ऊपर से भी और बाद में। नेक्स्ट है इनलाइन स्टाइल एलिमेंट। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ टेक्स्ट को मॉडिफाई करना हो तो उसको आप इनलाइन स्टाइल एलिमेंट से हम कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने ये प्रीवियस एग्जांपल में ओनली अ टेक्स्ट को मॉडिफाई किया यूजिंग स्टाइल। तो स्टाइल को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी टेक्स्ट का जो पोर्शन है हमने उसको मॉडिफाई करना है, उसके जरिए हम क्रिएट इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इन लाइन को हम CSS में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं स्टैंड और HTML, यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, दिस वन इज, यहाँ पे स्पैन है और स्पैन के बाद हम ये स्टाइल एट्रीब्यूट जो है कैस्केडिंग इनलाइन स्टाइल एलिमेंट है, इसमें इसका कलर रेड कर देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं और ओनली अ टेक्स्ट, और यहाँ पे स्पैन और तो ये ओनली अ टेक्स्ट जो है ये बोल्ड होगा और इसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड होगा। फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में दिस वन इज अनदर, यहाँ पे स्पैन है और यहाँ पे स्टाइल है। यहाँ पे फॉन्ट साइज 32 पिक्सल है, फॉन्ट वेट बोल्ड है और टेक्स्ट के ऊपर हमने अप्लाई किया, यहाँ पे स्पैन क्लोज है। तो इसका जो फॉन्ट है वो 32 पिक्सल है। इस तरह हम इनलाइन स्टाइलिंग भी अपने किसी टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं HTML टेबल्स। तो HTML टेबल्स के अंदर हम जो डेटा रोज एंड कॉलम की सूरत में प्रेजेंट करते हैं। तो टेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट टैग्स यूज होते हैं और ये सारे जो टैग्स होते हैं टेबल और टेबल दूसरा जो क्लोजिंग टैग है इसके दरमियान में हम इनको टाइप करते हैं। तो जब भी टेबल स्टार्ट होगा टेबल टैग से होगा और स्लैश टेबल से एंड होगा। तो अगर आपने इसमें टेबल के अंदर रो क्रिएट करनी हो तो उसके लिए टेबल रो TR ये टैग है, और अगर आपने उस रो को क्लोज करना हो तो ये /TR है। और TD जो है ये टेबुलर डेटा के लिए है। सेल आपने जो यूज़ करने हैं टेबल के अंदर तो उसके लिए TD यूज़ होगा, टेबुलर डेटा सेल। तो टेबल्स को रिकमेंड किया जाता है कि आप लेआउट के लिए यूज़ ना करें। लेआउट से मुराद ये है कि टेबल का आपने हेडर या नेविगेशन बार या फुटर उसके लिए आप यूज़ ना करें। उसके लिए आप CSS फ्लोर और पोजिशनिंग स्टाइल जो है उनको यूज़ करें। तो जो HTML में टेबल होगा उसका स्टार्ट और एंड ऑफ अ टेबल, ये टेबल टैग स्टार्ट होगा और एंड होगा /टेबल के साथ। इसी तरह अगर आपने रोज में कोई राइट करनी है तो स्टार्ट TR और एंड /TR। तो इस तरह आप रो को स्टार्ट कर सकते हैं और एंड कर सकते हैं। और अगर आपने उसमें कुछ सेल एंटर करना है तो उसके लिए TD और /TD इस तरह आप लिख सकते हैं। ये एग्जांपल है सिंपल HTML टेबल की। तो ये इसकी आउटपुट है। इसमें टेबल जो आपका स्टार्टिंग टैग है ये टेबल स्टार्टिंग टैग है और यहाँ पे ये टेबल एंडिंग टैग। बाकी जो जितने भी टैग्स होंगे वो विद इन टेबल ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज। तो इसको अगर आप इसी इंडेंटेशन के जरिए लिखें तो ये रीडेबल भी होगा। ये फर्स्ट रो है TR और ये फर्स्ट रो यहाँ पे खत्म होती है। फिर ये सेकंड रो है और सेकंड रो यहाँ पे खत्म होता है। फिर ये थर्ड रो है और थर्ड रो यहाँ पे एंड हो है। हर रो के अंदर टेबुलर डेटा होता है, लाइक सेल्स का डेटा। तो TD जो फर्स्ट टेबुलर डेटा होगा वो क्या है, इमेज है। आपने यहाँ पे एक इमेज लगाया, ये वाला जो सिंबल इमेज SRC इज इक्वल टू PPT.gif। तो जो फर्स्ट है इसमें सेल वो ये पिक्चर है। अब इसी रो में जो दूसरा कॉलम है, दूसरा टेबुलर डेटा है, वो ये लेक्चर 1 लिखा हुआ है। और लेक्चर 1 भी क्या है, कोई लिंक है। तो TD यहाँ पे ये एंटर टैग है, ये हाइपर रेफरेंस lecture1.ppt और इसमें जो टेक्स्ट अपीयर होगा वो लेक्चर 1। अब क्योंकि ये लिंक हम यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में कन्वर्ट हो लेक्चर 1। तो इस तरह हमने फर्स्ट रो के अंदर दो जो है टेबुलर डेटा को डिफाइन कर दिए। अच्छा, दूसरी रो में भी इसी तरह हमने ये PPT.gif जो इमेज है वो यहाँ पे शो कराया, SRC इज इक्वल टू PPT.gif। और फिर उसके बाद ये दूसरा lecture2.ppt, ये H रेफरेंस इज इक्वल टू lecture2.ppt और यहाँ पे ये lecture2 टेक्स्ट है और उसके ऊपर ये हमने लिंक लगा दिया। तो इस तरह हम lecture2 के ऊपर भी लिंक लगा सकते हैं। थर्ड जो है, तीसरी रो जो है उसमें क्या है, यहाँ पे इमेज चाहिए zip.gif और उसके ऊपर हमने लिंक लगाया है lecture2demos.gif और टेक्स्ट लिखा है lecture2demos। तो जब lecture2 के ऊपर कोई भी यूज़र क्लिक करेगा एक्चुअली वो डाउनलोड करेगा ये वाली फाइल lecture2demos. और यहाँ पे जब कोई lecture2 पे क्लिक करेगा तो lecture2.ppt डाउनलोड। इस तरह आप अपने वेब पेज के अंदर
टेबल को यूज़ कर सकते हैं और टेबल के अंदर इमेजेस और इमेजेस की इसके अलावा टेबल के अंदर सेल्स में लिंक को भी यूज़ कर सकते हैं। जो टेबल है इसके 3 सिमेंटिक सेक्शन होते हैं। टीडी बनता है टेबलर डेटा, और ये टेबल के अंदर जो रोज होती हैं आगे फर्दर उसके सेल्स होते हैं कॉलम वाइज, वहाँ पे डेटा लिखने के लिए यूज होता है। तो इसी में अगर आप देखें तो ये फर्स्ट रो है और इसके 2 कॉलम हैं। फर्स्ट कॉलम में इमेजेस हैं और दूसरे कॉलम में टेक्स्ट। तो फर्स्ट कॉलम में इसके जो, अब ये जो फर्स्ट कॉलम के अंदर, रो फर्स्ट के अंदर यहाँ पे ये हम इमेज शो कर रहे हैं, और सेकंड कॉलम में जो टीडी के जरिए हम डिफाइन कर रहे होते हैं चीज़ें। तो इसमें कॉलम डिफाइन नहीं होते, इसमें हमने जस्ट टीडी डिफाइन किए हैं कि रोज में जितने हम टीडी डिफाइन करते जाएंगे उतने ही वो कॉलम बनाता जाएगा। तो इसमें हमने 2 कॉलम बनाए हैं, उनके अंदर डेटा इंसर्ट किया। तो 3 सिमेंटिक सेक्शन होते हैं किसी भी HTML टेबल के। एक को हेडर कहते हैं, दूसरा बॉडी है, और थर्ड जो है फुटर है। जो टी हेड है ये किसी भी टेबल के हेडर के लिए यूज होता है, और उसके लिए TH एलिमेंट्स यूज होते हैं TD की बजाय। फिर उसके बाद जो टी बॉडी जो है इसके अंदर टेबल रोज होती हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट डेटा को रख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो टी फुट है इसके अंदर टेबल फुटर होता है, लेकिन इसको जो टी फुट को आप टी बॉडी से पहले, टी बॉडी के टैग से पहले लिखते हैं। और जो कॉल ग्रुप है और जो कॉल है ये इसके लिए हम कॉलम जो है वो कॉलम अगर हमने ऐड करने हो और उनकी विड्थ सेट करनी हो तो फिर हम वहाँ पे कॉलम यूज कर लें। इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है टेबल, ये टेबल का जो स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग। इसके बाद हमने कहा था कि कॉलम्स को ग्रुप करने के लिए और उनकी विड्थ को सेट करने के लिए हम चाह रहे हैं कि जो टेबल हम क्रिएट करें उसमें जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉलम ग्रुप बनाएंगे, और कॉलम के टैग के अंदर स्टाइल में इसकी विड्थ जो है वो 100 पिक्सल अगर हमने कर दी है तो जितने भी कॉलम जनरेट होंगे वो उसकी जो पिक्सल है, नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो 100 होंगे। यहाँ पे कॉलम्स को हमने क्लोज कर दिए हैं और उसके बाद ये कॉलम ग्रुप भी जो है वो क्लोज हो गया। उसके बाद टेबल हेडर, उसके लिए टी हेड यूज होता है। टी हेड यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। टी हेड के अंदर भी हम टेबल रो TR यूज करते हैं, और उसमें फिर टेबल हेडिंग लाइक कॉलम 1 की हेडिंग अगर आप कोई रखना चाहें, कॉलम 1 रख लें, सीरियल नंबर रख लें, प्राइस रख लें, वट एवर जो भी आपने उसकी हेडिंग रखनी हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर ये दूसरे कॉलम की हेडिंग कॉलम 2 आपने रखी और टी हेड यहाँ पे। जो टी फुट है ये एंड ऑफ द टेबल आता है, लेकिन इसको हम लिखते टी बॉडी से पहले। तो ये भी उसी तरह फुटर के अंदर अगर आपने जो हेडिंग देनी है फुटर 1 और फुटर 2 TD के जरिए आप इसको देंगे, और ये भी TR में है। तो फिर उसके एंड में आएगा टी बॉडी टैग। तो टी बॉडी जो है वो क्या यूज करता है, वो उसके अंदर आपका डेटा आता है, जो भी आपने डेटा लिखना है। लाइक TR जो है फर्स्ट रो है, और TD जो सेल 1.1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो सेल है ये आपका TD है। फिर उसके बाद सेल 1.2 है, फर्स्ट रो और कॉलम 2 का सेल भी है। फिर इसी तरह दूसरी रो में आपकी रो 2 और फर्स्ट कॉलम है। फिर इसी तरह सेल 2.2 का मतलब है कि रो 2 और कॉलम 2। इस तरह आप रोज कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, उनकी विड्थ सेट कर सकते हैं, और ये पूरा एक कंप्लीट टेबल जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो अभी ये इसकी आउटपुट है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप टी हेड में लिखते हैं वो बोल्ड होता है, हेडिंग्स के लिए आप यूज़ कर रहे हो। जो फुटर है वो आपने टेबल बॉडी से पहले लिखा था, लेकिन उसकी जो अपीयरेंस है वो आफ्टर द टी बॉडी डेटा आती है। और ये जो आपका टी बॉडी टैग के अंदर दो रोज हैं और उनके अंदर दो दो कॉलम्स हैं, उनकी वैल्यू आप यहाँ से जो शो कराई थी वही डिस्प्ले हो रही है। लाइक सेल 1.1, सेल 1.2, सेल 2.1 मतलब 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेकंड रो। तो इस तरह आप HTML के ज़रिए अपने वेब पेज में टेबल अगर डिस्प्ले कराना चाहें तो उसके लिए ये आप सेट ऑफ टैग्स को यूज़ करेंगे। उसके ज़रिए आप फिर जो भी आपका टेबल है और उसके अंदर डेटा है उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा, टेबल जो डेटा है उसके अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर नेस्टेड टेबल्स हो सकते हैं। लाइक आप टेबल के अंदर कोई टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास ये एक पेरेंट टेबल है, टेबल यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ से क्लोज हो। इसमें फिर ये रो है कॉन्टैक्ट्स की, उसमें जो टेबल डेटा है उसमें अगेन आपने एक और नया टेबल क्रिएट कर दिया और उसमें जो फर्स्ट रो है उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो दो कॉलम ये बना। तो इस तरह टेबल्स को नेस्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग और पैडिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब है दो सेल्स के दरमियान में स्पेस। जिस तरह यहाँ पे ये शो हो रहा है कि सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल, इसके दरमियान में अगर स्पेसिंग आपने हॉरिजेंटली वर्टिकली रखनी हो तो वो आप एम्प्टी स्पेसेस को डिफाइन कर सकते हैं। और सेल पैडिंग का मतलब है कि आपका ये जो कंटेंट है सेल, इसके अराउंड जो स्पेस है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सेल स्पेसिंग बिटवीन द सेल है और सेल पैडिंग जो है अराउंड द कंटेंट विद इन अ सेल, जो स्पेसिंग है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एट्रीब्यूट सेट हैं। सेल स्पेसिंग 15 के जो सेल्स हैं टेबल के अंदर उनके दरमियान में जो स्पेस है वो 15 है और जो कंटेंट है उसकी और वॉल्स के अंदर जो पैडिंग है वो 0 है। इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो ये दिस टेबल है सेल स्पेसिंग 15 और सेल पैडिंग 0, मतलब जो इसकी जो पैडिंग है वो बिल्कुल 0 है। और इसके अंदर जो सेल स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स 0 स्पेस है और जो सेल पैडिंग है कंटेंट एंड वॉल्स ऑफ द सेल उसके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो 10। नेक्स्ट है कॉलम्स एंड रो स्पैन। तो टेबल सेल्स हैव टू important attributes, column span and row span। तो कॉलम स्पैन का मतलब है कि एक कॉलम के अंदर दो कॉलम भी हम जो है वो उसको डिफाइन कर सकते हैं। और रो स्पैन के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही रो के अंदर कितने सेल्स जो हैं, कितनी रोज जो हैं वो आएंगी। मतलब रो स्पैन 2 का मतलब है इस सेल के आगे दो रोज आ सकती हैं या ये सेल जो है दो रोज के ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये एग्जांपल है, कॉलम स्पैन हमने यहाँ पे 2 किया और यहाँ पे रो स्पैन 2 किया। तो इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो ये रो कॉलम स्पैन 2 है। ये जो सेल है दो कॉलम्स की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और इसकी जो हमने एट्रीब्यूट वैल्यू सेट की है 2, तो ये दो रोज की वैल्यूज को स्पैन करता है कि दो रोज के जो स्पेस है ये एक सेल ऑक्यूपाई करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम HTML फॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन करें।